गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो मैं आज आपको बताऊंगा एआई के उपकरण। क्या क्या उपकरण है एआई के। तो उनमें सबसे पहले लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन कि ये क्या है। कि सबसे पहले तो लिक्विड नाइट्रोजन एक गैस है जो सीमन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है। जो सीमन होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है और कम तापमान पर शरीर की कोशिकाओं को लंबे समय तक जीवित बनाए रखती है। यानी बिल्कुल कम तापमान जो शरीर की कोशिकाएं होती है उनको लंबे समय तक जीवित रखती है। इसी तरह शुक्राणुओं को लंबे समय तक जीवित और सुरक्षित रखने के लिए LN2 का प्रयोग किया जाता है। यानी इसी तरह जो शुक्राणु होते हैं उनको लंबे समय तक जीवित रखने के लिए किनका प्रयोग करते हैं? LN2 का। आज पूरी दुनिया में फ्रोजन सीमन को LN2 में ही बड़े पैमाने पर सुरक्षित किया जाता है। जो फ्रोजन सीमन आ रहा है आज के टाइम में मार्केट में, उनको किसके द्वारा सुरक्षित किया जाता है? LN2 के द्वारा। 1956 में लिंडे ने क्रायो कंटेनर विकसित किया। कौन सा वैज्ञानिक था? लिंडे ने। कौन से सन में? 1956 में। एआई में LN2 का प्रयोग की शुरुआत 1958 में हुई थी। इसका उपयोग कई उद्योगों में भी किया जाता है। इसका उपयोग काफी उद्योगों में भी किया जाता है। अब देखते हैं कि कैसे बनाकर तैयार की जाती है ये गैस। लिक्विड नाइट्रोजन गैस को तरल बनाकर तैयार की जाती है। जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उस गैस को तरल बनाकर के इसको नाइट्रोजन गैस को तरल बनाकर इसको तैयार किया जाता है। वातावरण के नॉर्मल टेम्परेचर व दाब पर यह रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस होती है तथा दूसरे पदार्थ में घुलती नहीं है। जो दूसरे लिक्विड पदार्थ होते हैं उनमें ये घुलती नहीं है। यह विषैली व ज्वलनशील नहीं है। विषैली नहीं है और न कोई ज्वलनशील है। इसका स्टोरेज करना तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेजना आसान है। इसका स्टोरेज आसानी से किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट भी आसानी से किया जा सकता है। गैस अवस्था में इसका आयतन काफी ज्यादा होता है। जो गैस अवस्था होती है इस टाइम पे इसका आयतन बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड अवस्था में लगभग 700 गुना घट जाता है। जब ये लिक्विड फॉर्म में आता है, तरल फॉर्म में आता है, तब ये 700 गुना घट जाता है। और सीमन के स्टोरेज के लिए प्रयोग में किया जाता है इसको। इसके अलावा मनुष्यों में सर्जरी करने कहाँ उपयोग में लेते हैं? मनुष्यों में सर्जरी करने, वैक्सीन को स्टोरेज, शरीर के अंगों का स्टोरेज तथा अन्य कई उद्योगों में भी उपयोग किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 195.8 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट बिंदु 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1 लीटर LN2 लगभग 700 लीटर गैस छोड़ती है। 1 लीटर LN2 कितने गैस छोड़ती है? 700 लीटर गैस छोड़ती है। तथा 1 kg LN2 1.24 लीटर LN2 के बराबर होती है। ये याद रखना कि 1 लीटर LN2 कितने लीटर गैस छोड़ रही है? 700 लीटर। तथा 1 kg LN2 1.24 लीटर LN2 के बराबर होती है। यानी 1 लीटर LN2 बराबर 0.8033 kg LN2 होती है। अब देखते हैं LN2 को क्रायोजेनिक जार में भरा जाता है। LN2 को किस में भरते हैं? क्रायोजेनिक जार में, जिसमें सीमन स्टोरेज किया जाता है। क्रायो यानी बहुत ठंडा। जब भी कोई गैस या गैस से लिक्विड में बदलती है तो उसे क्रायोजेनिक लिक्विड कहते हैं। कोई गैस जब गैस से लिक्विड में बदलती है उसे क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक लिक्विड कहते हैं। इसके संपर्क में आते समय सावधानी रखना जरूरी है। जब बहुत ही कम टेम्परेचर वाला पदार्थ हमारी स्किन के संपर्क में आता है तो स्किन जल जाती है।
इसी कारण शरीर में मस्से या छोटे ट्यूमर हटाने के लिए भी LN2 का प्रयोग किया जाता है। जब सर्जरी करते हैं उस टाइम पे जब मस्से या छोटे ट्यूमर होते हैं उनको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? LN2 का। इसके संपर्क में काम करते समय त्वचा व आंखों को सुरक्षित रखना जरूरी है। हालांकि नाइट्रोजन विषैली व ज्वलनशील नहीं होती, लेकिन बंद घुटन वाले कमरे में इससे घुटन, सांस में तकलीफ, बेहोशी और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। अगर बंद घुटन वाला कमरा होगा, बंद कमरा होगा, उसमें ये चीज हो सकती है, आखिर लास्ट में मौत भी हो सकती है। इसीलिए लिक्विड नाइट्रोजन क्रायोगेन को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां हवा का उचित आदान प्रदान हो, कि वहां ऐसी जगह रखो जहां पर हवा आ जा सके। अब देखते हैं क्रायोजार क्या होता है। LN2 एक ऐसी अवस्था होती है जिसे लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखना आसान नहीं होता, क्योंकि ये गैस निकलती रहती है, क्योंकि इसका नॉर्मल रूप में लगातार बाष्पीकरण होता रहता है। जो नॉर्मल रूप होता है उसमें इसका लगातार बाष्पीकरण होता रहता है। इसे रोकने के लिए इसे विशेष टेक्निक में मटेरियल से बनाए गए कंटेनर में भरा जाता है। जो मटेरियल द्वारा, जो कुछ धातु के द्वारा कंटेनर बनाया जाता है उसमें इसे भरा जाता है। क्यों? इसको बाष्पीकरण को रोकने के लिए, जिन्हें क्रायोजार या क्रायो कंटेनर कहा जाता है। अच्छी क्वालिटी के क्रायोगेन से LN2 का बाष्पीकरण कम होता है। तो अच्छी क्वालिटी के क्रायोजार होंगे या क्रायो कंटेनर होंगे, उसमें LN2 का बाष्पीकरण कम होता है। अब देखते हैं क्रायोजार के टाइप। किस किस टाइप का क्रायोजार होता है? क्रायोजार आज के टाइम में दो तरह के होते हैं बाजार में। इसमें मुख्य रूप से कौन से? IBP और आइनॉक्स कंपनी क्रायोजार का निर्माण करती है। दो कंपनी, एक तो IBP और एक आइनॉक्स। बनावट और उपयोग के आधार पर क्रायोजार दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो बायोलॉजिकल उपयोग हेतु और एक ट्रांसपोर्ट उपयोग हेतु। अब देखते हैं बायोलॉजिकल उपयोग हेतु कौन सा है। ये अलग अलग भराव क्षमता के होते हैं तथा इसमें कैनिस्टर की सुविधा होती है। इसमें क्या होती है? कैनिस्टर की सुविधा होती है। कैनिस्टर में स्टोरेज के लिए पदार्थ रखा जाता है। कैनिस्टर में स्टोरेज के लिए क्या रखते हैं? पदार्थ। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के लिए सीमन रखा जाता है। जो कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम होता है उसमें क्या रखते हैं? सीमन रखा जाता है। कैनिस्टर की संख्या के अनुसार क्रायोगेन के मुंह पर खांचे बने जाते हैं। जो कैनिस्टर की संख्या के अनुसार क्रायोगेन के जो मुंह है उस पर खांचे बनाए जाते हैं, जिनमें कैनिस्टर के हैंडल फिट होते हैं। जिनमें क्या होता है? कैनिस्टर के हैंडल फिट हो जाते हैं। अंदर की बनावट भी ऐसी होती है कि कैनिस्टर फिट रहते हैं और उलझ नहीं पाते, कि वो उलझते नहीं है। दूसरा देखते हैं पोर्टेबल क्रायोजार। पोर्टेबल कैसे होते हैं? ये छोटे, हल्के, पोर्टेबल साइज के होते हैं। इनकी क्षमता 1 से 12 लीटर होती है। इनकी कितनी क्षमता होती है? 1 से 12 लीटर होती है। प्राय इन्हें वेटनरी हॉस्पिटल में तथा इंसेमिनेटर द्वारा फील्ड में कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयोग में किया जाता है। इसे वेटनरी के लिए फील्ड में उपयोग में किया जाता है। स्टोरेज क्रायोजार, स्टोरेज किया जाता है एक ही जगह। इनका आकार, वजन तथा भराव क्षमता अधिक होती है, इसीलिए एक ही स्थान पर रखकर इसे उपयोग में लिया जाता है। इनकी कैपेसिटी 20 से 35 लीटर होती है। कितने लीटर होती है? 20 से 35। प्राय ऐसे क्रायोगेन फीडिंग सेंटर पर रखकर आसपास के इलाकों में सीमन सप्लाई के लिए किया जाता है। कहाँ रखते हैं? फीडिंग सेंटर पर रखते हैं इसको। अब देखते हैं लार्ज स्टोरेज क्रायोजार, बड़े वाला। इनका आकार व भराव क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए इनका उपयोग ज्यादा मात्रा में सीमन स्टोरेज के लिए किया जाता है। इनकी कैपेसिटी 42 से 46 लीटर होती है। इनका उपयोग सीमन कलेक्शन और फिलिंग करने वाली बैंक, फ्रोजन सीमन लेबोरेटरी और सीमन डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर से भी किया जाता है। यहाँ पे इसको रखा जाता है। कहाँ कहाँ पे?
सीमन कलेक्शन और फिलिंग करने वाली बैंक, फ्रोजन सीमन लेबोरेटरी और सीमन डिस्ट्रीब्यूटर के पास इनको रखा जाता है। अब देखते हैं दूसरा कि ट्रांसपोर्ट उपयोग हेतु कौन सा है। इनका उपयोग सीमन की बजाय LN2 का स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। इनमें कैनिस्टर की सुविधा नहीं होती, इसीलिए इनमें सीमन या अन्य पदार्थ का स्टोरेज नहीं हो पाता। अब देखते हैं कि क्रायोजार का रखरखाव कैसे करते हैं, कि किस तरह इसका रखरखाव किया जाता है। बाहर से मजबूत दिखने वाले क्रायोजार अंदर से बहुत ही नाजुक होते हैं, कि बाहर से तो काफी मजबूत दिखते हैं लेकिन वो अंदर से बहुत नाजुक होते हैं। इसीलिए इनका उचित वैज्ञानिक ढंग से रखरखाव बहुत जरूरी है। हमारे देश में क्रायोकेन के रखरखाव में लापरवाही के कारण AI प्रोग्राम काफी प्रभावित हो रहा है तथा हर वर्ष काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये काफी महंगे भी होते हैं तथा बनावट भी ऐसी होती है कि वापस मरम्मत के बाद भी असंभव या आसानी से नहीं होती। हालात ये है कि देश के हर राज्य में खराब क्रायोकेन का अंबार भरा पड़ा है, कि खराब हो गया ना एक बार तो दोबारा ये सही नहीं हो जाए, कितनी इसकी मरम्मत करवा लो, तो इसकी बजाय इसको ढंग से रखा जाना चाहिए। यानी कि आड़ा टेढ़ा बांका तीखा तिरछे उड़छे ले जाए नहीं, उसको सीधा की सीधा उठाना है। जैसे अपन बाल्टी उठाते सीधी सीधी पानी की भरी हुई, वैसे इसको उठाना चाहिए। और बांका तीखा इसको कहीं नहीं रखना चाहिए, इसको ऐसी जगह रखो कि वहां पे हवा का आदान प्रदान हो। बंद रूम में इसको नहीं रखना चाहिए। जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन को ठंडी जगह पर रखे लेकिन नमी वाली जगह पर नहीं रखे। ठंडी जगह पर रखो लेकिन नमी वाली जगह पर नहीं रखे। ऐसी जगह पर नहीं रखे जहां सूरज की धूप या किरणें सीधी क्रायोकेन पर पड़ती है। इन्हें गर्म हवा से भी बचाना चाहिए। देख लो क्या क्या निम्न बातें हो, उन पे ध्यान रखना जरूरी है, तभी क्रायोकेन सुरक्षित रहेगा। जिस कमरे में क्रायोकेन रखे जाते हैं वह पूरी हवादार होना चाहिए। चारों तरफ से पैक या घुटन भरे माहौल में नहीं रखे। क्रायोकेन को हार्ड फर्श पर रखने की बजाय रबर, जूट, टाट, नमदे यानी सूखी नरम चीजों पर ही रखे ताकि पैंदा सुरक्षित रहे। फर्श पर गीलापन या नमी नहीं होनी चाहिए। जार को सीमेंट या किसी सख्त फर्श के सीधे संपर्क में नहीं रखें। कि जार को नीचे रखते समय उसके नीचे कुछ टाट, पल्ली या कुछ रख देना चाहिए, क्योंकि उससे पैंदा सही रहे। ऐसे रूम में रखो वहां पे हवा का आदान प्रदान बढ़िया तरीके से रहे। यही उसको बंद रूम में नहीं रखना चाहिए। धूप की किरणों से, धूप से बचाना चाहिए उसको। क्रायोकेन को सीधा रखे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखे। और नेक में लगी ट्यूब खराब हो जाती है। स्टोर में क्रायोकेन ऐसे रखे कि आपस से टकराए नहीं। इसके लिए दो के बीच बोरी या कोई अन्य नरम चीजें रखे। एक से ऊपर दूसरा क्रायोकेन भी नहीं रखे। इन सभी बातों का इस पे ध्यान रखना चाहिए। और यही छोटी छोटी बातें फील्ड को खराब कर देती है, यानी एक प्रोग्राम को खराब कर देती है। जैसे कि देखो ये जार है, ये हो गया हैंडल, ये प्लग, ये वाला हिस्सा प्लग होता है। ये होती है नेक ट्यूब, गर्दन वाली। यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना होता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका। ये इनर वेसल से अंदर की लेयर है। ये एवेक्टिंग नोजल, यहाँ पे एक नोजल होता है, छेद टाइप में होता है। यहाँ ये एब्जॉर्बेंट होता है, यहाँ एब्जॉर्बेंट कर लेती है जो गैस वैस होती है उसको, यहाँ एब्जॉर्ब होता है ये जगह, दोनों जगह। और यहाँ पे ये क्या होता है, कैनिस्टर लगे होते हैं यहाँ पे, जिनमें सीमन को स्टोरेज रखना किया जाता है। ये आउटर सेल है, बाहरी सेल है। और ये मल्टी लेयर टर्मिनल सेल है, अंदर वाली मल्टी लेयर टर्मिनल आइसोलेशन होता है। तो ऐसा होता है अपना जार, LN2 जार ऐसा होता है जिसमें अपन सीमन को स्टोरेज करते हैं। जैसे कि ये वाला है कैप, एक वैक्यूम सील। ये वैक्यूम वो भी मैंने बताया था,
ये नेक ट्यूब, गर्दन वाली ट्यूब है ये आउटर चेंबर, बाहर वाले चेंबर, ये वैक्यूम एंड इंसुलेशन। तो ये होता है सीमन एक्स्ट्रा, ये रख रखी है ना इसमें कैनिस्टर में, ये होती है सीमन एक्स्ट्रा। और ये सीमन को किस में रखते हैं? गॉबलेट में। किसमें? गॉबलेट में। और ये क्या है? पूरा कैनिस्टर है। तो ये अपना पूरा क्या होता है? लिक्विड नाइट्रोजन कैनिस्टर यानी कंटेनर, लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, ऐसा होता है अपना जार। अब देखते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल नापना, कि लिक्विड नाइट्रोजन होते हैं उसका लेवल किस तरह नापा जाता है। क्रायोकेन में लिक्विड नाइट्रोजन लेवल नापने के लिए एक विशेष लंबाई की स्केल या डीप स्टिक का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एक विशेष लंबाई की स्केल या डीप स्टिक का प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा इसको नापा जाता है। जैसे कि आपने देखा हो कि गाड़ियों में ऑयल नापते हैं तो इसमें एक होती है स्केल टाइप में, लंबी सी होती है, बिल्कुल तार जैसा होता है, उसके द्वारा ऑयल नापा जाता है। तो ऐसा इनका एक स्केल होता है, उसके द्वारा इसको नापते हैं। जार निर्माता कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। कौन कब कराया जाता है? जो जार निर्माता होता है वो कंपनी द्वारा इसको उपलब्ध करवाते हैं। इसके लिए इसको स्केल को जार के पैंधे तक टिकाए तथा 10 सेकंड तक अंदर सीधा रखे। 10 सेकंड तक उसको अंदर और सीधा रखे। स्केल को बाहर निकालते ही उस पर नाइट्रोजन हल्की सफेद के रूप में जम जाती है। जब स्केल को बाहर निकालते हैं अपन जार से तो इसमें एक नाइट्रोजन जम जाती है हल्की हल्की लेयर के रूप में, तो जो नाइट्रोजन का लेवल बताती है, उससे नाइट्रोजन का लेवल का पता लग जाता है। इसके लिए काले रंग की डिप स्टिक या स्केल बेहतर माना जाता है। तो काले रंग की डिप या स्केल बेहतर मानी जाती है इसके लिए, ताकि जमी हुई सफेद नाइट्रोजन की मार्किंग स्पष्ट दिखाई दे सके। क्यों रखते हैं काले रंग की? क्योंकि नाइट्रोजन सफेद होती है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। इसे फ्रॉस्ट लाइन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट लाइन। फ्रॉस्ट लाइन किसे कहते हैं? जमी हुई सफेद नाइट्रोजन की मार्किंग स्पष्ट दिखाई दी जाती है, उसे फ्रॉस्ट लाइन कहते हैं। अब देखते हैं कि यदि इसके लिए डीप स्टिक पर फ्रॉस्ट लाइन की रीडिंग जार में रखे हुए कैनिस्टर के लेवल यानी कि 12 सेंटीमीटर से अधिक हो तो रीडिंग में 1.25 सेंटीमीटर कम करे, और यदि रीडिंग कैनिस्टर लेवल से कम हो तो रीडिंग में 2.5 कम करके जार निर्माता कंपनी द्वारा दिए गए चार्ट से मिलान कर लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल मालूम करना चाहिए। बार बार तथा अनावश्यक रूप से नाइट्रोजन का लेवल नहीं नापे, इससे एवोपरेशन ज्यादा होता है। इससे कि क्या होता है? एवोपरेशन ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा अपन खोलेंगे ढक्कन को तो उसमें गैस लीकेज होगी। यह होता है एवोपरेशन। कि हर जार से एक न्यूनतम मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन हर समय एवोपरेट होती रहती है। कि न्यूनतम मात्रा में कोई सा भी जार हो उससे लिक्विड नाइट्रोजन एवोपरेट होती रहती है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके बारे में हर निर्माता कंपनी द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। दरअसल इसे रोका जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 0 डिग्री से नीचे -196 डिग्री पर यह गैस से द्रव के रूप में बदलती है, और हल्के से ऊपर यानी -195 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होकर भाप में बदलकर एवोपोरेट हो जाती है। इसीलिए गैस निकलती रहती है। लंबे समय से खाली या सूखे पड़े क्रायोजार में नाइट्रोजन भरने पर शुरुआत में एवोपोरेशन अधिक होता है। वैसे तो नाइट्रोजन भरने के बाद जार ठंडा होकर उसे रोकने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सामान्य स्थिति दो दिन के बाद ही आती है। वही सामान्य स्थिति 2-3 दिन के बाद में पुनः आ जाती है। अब देखते हैं क्रायोजार क्या होता है। अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन को सुरक्षित रखने तथा ट्रांसपोर्ट करने के लिए
अपेक्षाकृत बड़े आकार के क्रायो टैंकर का उपयोग किया जाता है। क्रायोकेन की तरह क्रायो टैंकर की बनावट भी अंदर से नाजुक होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहले लिक्विड नाइट्रोजन स्टोरेज के लिए तथा दूसरे ट्रांसपोर्ट के लिए। पहला कौन सा? लिक्विड नाइट्रोजन के लिए और दूसरा ट्रांसपोर्ट के लिए। दोनों की बनावट में अंतर होता है। लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट के लिए 1 से 3000 लीटर की क्षमता के टैंकर प्रयोग में किया जाता है। जो लंबी दूरी के होते हैं उनमें कितने की लीटर की क्षमता होती है? 1 से 3000 लीटर की। ज्यादा मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन के स्टोरेज के लिए खड़े लंबे टैंकर का उपयोग किया जाता है। तो खड़ा और लंबे टैंकर का उपयोग करते हैं। इन्हें एक ही जगह पर खड़ी अवस्था में मजबूती से लगाया जाता है। इनकी कैपेसिटी 1000 से 1 लाख लीटर तक की होती है। आड़े टैंकर स्टोरेज के लिए तथा ट्रांसपोर्ट के लिए भी उपयोग में लिए जाते हैं। अब देखते हैं सीमन स्ट्रक क्या है। सीमन स्ट्रक क्या है और ये कितने तरह की होती है? आजकल सीमन को फ्रीज करने या भरने के लिए पॉलीविनाइल स्ट्रा का प्रयोग किया जाता है। इनमें फ्रेंच सिस्टम से तैयार की गई स्ट्रा का प्रयोग अधिक होता है। ये ऑटोमेटिक रूप से मशीनों से सीमन भरा जाता है तथा लेवलिंग भी हो जाती है। इसमें भी फ्रेंच मिनी स्ट्रा का उपयोग ज्यादा प्रचलित है। स्ट्रा का प्रकार, सीमन की मात्रा, लंबाई और सरफेस एरिया वो देखते हैं। फ्रेंच मीडियम स्ट्रा 0.50 ml 0.50 ml सीमन की मात्रा। इसकी लंबाई कितनी होती है? 133 mm। सरफेस एरिया 1152 mm स्क्वायर। अब देखते हैं फ्रेंच मिनी स्ट्रा 0.25 ml। इसकी मात्रा होती है सीमन की, लंबाई होती है 133 mm, सरफेस एरिया 823 mm स्क्वायर। कि शुरू में स्ट्रा में 1 ml सीमन भरा जाता था, बाद में इसे कम कर 0.5 ml, 0.3 ml और 0.28 ml द्वारा आजकल 0.25 ml भरा जाता है। मात्रा की कमी करने के बावजूद सीमन की गर्भधारण क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। फ्रेंच मिनी स्ट्रा पतली होने के कारण गॉबलेट में ज्यादा संख्या में स्टोरेज की जाती है। कि फ्रेंच मिनी स्ट्रा जो पतली होती है उसकी ज्यादा संख्या में स्टोरेज की जा सकती है गॉबलेट के द्वारा। अब देखते हैं एआई गन। एआई गन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जो सीमन को स्ट्रा से सर्विक्स तथा यूट्रस तक पहुंचाता है। सीमन स्ट्रा की साइज के अनुसार ही इसकी बनावट होती है ताकि अंदर स्ट्रा तथा स्ट्रा के ऊपर शीत अच्छी तरह फिट हो सके। एआई गन के दो प्रमुख भाग हैं, वो देखते हैं कौन कौन से भाग हैं एआई गन के। बैरल और दूसरा होता है प्लंजर या पिस्टन। गन का ऊपरी भाग बैरल कहलाता है जो खोखला होता है। जो गन का ऊपरी भाग होता है वो क्या कहलाता है? बैरल कहलाता है जो खोखला होता है। यह विशेष प्रकार के स्टेनलेस स्टील का बना होता है। बैरल की लंबाई 437 mm प्लस 0.5 mm होती है। बैरल का ऊपरी सिरा ऐसा होता है कि उसमें स्ट्रा डालने पर फिट हो जाती है। कि बैरल का ऊपरी सिरा ऐसा होता है कि उसमें स्ट्रा डालने पर फिट हो जाती है। प्लंजर या पिस्टन भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यह बैरल वाले खोखले भाग में पिस्टन की तरह आगे पीछे होता है। इसके एक सिरे पर पकड़ के लिए गोलाकार बटन जैसा भाग होता है और प्लंजर की लंबाई 450 mm प्लस 0.5 mm होनी चाहिए। एआई शीट। अब शीट क्या होती है? शीट एक लंबी सीधी कवर नली होती है जो पीवीसी की बनी होती है। इसके एक खुले सिरे पर चीरा लगा होता है तथा दूसरे सिरे पर छेद होता है।
चीरे लगे हुए भाग पर डाला जाता है तथा ऊपर दूसरा टेप सिरा स्ट्रा के कटे हुए भाग पर फिट हो जाता है। इसे इंसेमिनेशन सिरे भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन सिरा भी कहते हैं। टेपर सिरे को छेद व सतह पर सतह चिकनी होती है। गन व स्ट्रा की साइज के अनुसार शीट भी अलग अलग साइज में उपलब्ध होती है। प्राय इसकी लंबाई 443 mm, बाहरी डायमीटर 4.20 mm तथा छेदी साइज 1.8 mm होती है। अब देखते हैं पशुओं के नाम पर एआई करते समय कुछ भी टेक्नीशियन इन बातों पर गंभीर नहीं लेते। यह कहना है कि पशुओं में क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ बहुत फर्क पड़ता है। चाहे कृत्रिम गर्भाधान स्त्री में किया जा रहा हो या गाय भैंस में, दोनों की वैज्ञानिक विधि का आधार एक जैसा ही होता है, इसलिए सावधानी भी एक जैसी ही होनी चाहिए। अब देखते हैं कि गन क्या है और उसके प्लंजर भाग क्या क्या होते हैं। ये तो हो गई गन। ये प्लंजर, ये लुकिंग रिंग, यहां लॉक होता है इसका। स्प्लिट एंड ऑन शीट, यहां से शीट चढ़ाई जाती है, इसके ऊपर पूरी पे शीट आ जाती है। और यहाँ क्या होता है? सीमन स्ट्रा होती है यहाँ पे, इस जगह सीमन स्ट्रा। इसकी लंबाई होती है 435 mm। जैसे कि ये हो गया, ये बैरल आ गया ये वाला, और ये शीट आ गई, ये स्लीव है, ये पूरी एआई गन है। ठीक है।